Hello everyone, welcome back to the online classroom guys. Here I am your Rahul Vishkarma and you are watching your favorite channel that is Pay Rahul. So बच्चों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड का सबसे लास्ट लेक्चर। ठीक है, तो बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ह्यूमन आई के बारे में पूरा समझा दिया है कि क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। आज के लेक्चर में हम क्या बात करेंगे कि स्ट्रक्चर के बाद में हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है इससे रिलेटेड या ह्यूमन आई से रिलेटेड, या किस तरीके की डिजीज़ होती है, किस तरीके के आई डिफेक्ट होते हैं, वो सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। तो ये जो चार्ट है, अगर आपको इसकी थ्योरी समझ में आ गई हो, फिलहाल मैंने स्टार्टिंग में बना दिया है बट आप ये अभी बना के रख लें। अगर आपको अच्छे से पता लग गया है, समझ लिया है, तो उसके बाद आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको थ्योरी रटने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये चार्ट याद करो, ऑटोमेटिकली एग्ज़ाम में जाके आपको दिमाग में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक पॉइंट बाय पॉइंट तीनों चीज़ें समझाऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा इस चार्ट का मीनिंग क्या है। ठीक है, फिलहाल इतना लॉजिक नहीं है, आप अपनी कॉपी में कहीं पे भी बना के रख सकते हैं। देखो, आई डिफेक्ट 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, वैसे तो और भी होती है बट मेनली 3 कैटेगरी में अपने आई डिफेक्ट्स को डिवाइड किया हुआ है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड रेस्बायोपिया, 3 कैटेगरी हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड रेस्बायोपिया। उसी मायोपिया को दूसरे नाम से जाना जाता है नियर साइडनेस, हाइपरमेट्रोपिया को दूसरे नाम से जाना जाता है फार साइडनेस, और इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। खैर ये सारी चीज़ें बात की बात है। फिलहाल मैं बताता हूँ कि हमने नॉर्मल आई पढ़ी है ना, जिसको कोई किसी भी नॉर्मल इंसान की आँख की बात करें तो उनको सपोज़ कोई इश्यू नहीं है आई से रिलेटेड, तो उनकी आई जो है वो कैसे होती है बच्चों, देखो पॉइंट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे तो ही बेनिफिट है, एल्स कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आपको नॉर्मल आई जो है वो क्या कैसे काम करेगी। ओके, दैट्स इट। ये आपका कॉर्निया, हियर इज योर लेंस। ओके, आपको डायग्राम दिख रहा है? आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब देखो बच्चों, ये नॉर्मल आई है, मैंने बस पूरा स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं, मेरे को बस ग्राफिकली को बताना है। ये आपका लेंस, ये आपका कॉर्निया, बाकी पूरी जो है स्पेरिकल शेप में ह्यूमन आई है। अब बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है जब आप चीज़ों को क्लियर और सफिशिएंट वे में जैसी है उसकी पूरी इमेज देख सकते हो, या मिनिमम डिस्टेंस मान लो यहाँ तक है। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस सपोज ह्यूमन आई लेंस से यहाँ तक है, ये है ना। मिनिमम डिस्टेंस बोल दो या नियर डिस्टेंस बोल दो। तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ है, नियर पर है, तो इसे बोलते हैं नियर पॉइंट। कैपिटल एन से लिख रहा हूँ मैं, नियर पॉइंट। ठीक है, नियर पॉइंट। और नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए, यानी जिसके कोई बीमारी नहीं है, उसका नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। कितना बच्चे? 25 सेंटीमीटर। यानी कि मेरी आंख से अगर 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो मैं उसे क्लियर देख सकता हूँ, पूरी इमेज मेरे रेटिना पे बनेगी, वो उसका नियर पॉइंट है। मतलब मिनिमम। और पास लाएंगे तो फिर वो इमेज मेरे को थोड़ी सी ब्लर दिखाई देने लग जाएगी, या वो उसकी पूरी क्लियर इमेज मेरे रेटिना पे नहीं बनेगी। अब ऐसा नहीं सर ये तो बन रही है, अरे ये बन रही है, देखो अभी मेरा हाथ ऐसे है, सपोज लाइक दिस, ये मार्कर का केप है। अब मार्कर का केप मैंने सफिशिएंट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, मिनिमम। मैक्सिमम कितना ही रखूँ, मिनिमम मैंने 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। ये मार्कर है, इसकी साइज जितनी साइज है ये पूरी क्लियर मुझे रेटिना पे बन रही है। अब देखो, आपके हाथ में जो भी पेन है, जो भी केप है पेन का, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसे बिल्कुल आँख के पास लेके आओ, लेके आए। अब क्या ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है? नहीं है। अब क्या आप मार्कर को क्लियर दिखाई दे रहे हो क्या? ये जो मार्कर की केप है, क्या ये मुझे क्लियर दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही है, मुझे थोड़ी ब्लर दिखाई दे रही है। अगर थोड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट हुई तो उसकी पूरी इमेज नहीं बन पा रही, सेवरल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स मेरे आ रही है, इसलिए वो नियर पॉइंट। अच्छा, मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस पे रखूं? तो मैक्सिमम पॉइंट है
मैक्सिमम आप इसे कितनी भी डिस्टेंस पे रखो, नो इश्यू। मैक्सिमम पॉइंट यानी कि कैपिटल एफ, ये फोकस नहीं है, इट इज फार पॉइंट, इट इज फार पॉइंट। और फार पॉइंट होता है बेटा इनफाइनाइट पे। कहाँ पे? ये डॉट डॉट लाइन शो करने का तरीका यही है कि फार पॉइंट कहाँ होता है? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट, अनंत। समझ रहा हो? ठीक है, कहाँ होता है? इनफाइनाइट पे। तो अगर नॉर्मल ह्यूमन आई है, अगर नॉर्मल ह्यूमन आई है जिसे देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए जो नियर पॉइंट होगा वो 25 सेंटीमीटर पे होगा और जो फार पॉइंट होगा वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। ये नॉर्मल ह्यूमन आई का केस है। अब बात करते हैं अगर किसी ह्यूमन आई में या किसी आई में डिसीज आ जाती है तो क्या सीन बनता है? ये फार पॉइंट आपका, ये सारे केस मैंने किसके लिए बताए हैं बच्चों? नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए बताए हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आप चाहो तो ये कॉपी कर सकते हो। अब देखो हम बात करते हैं पहले केस की, दैट इज मायोपिया डिसीज। ठीक है, जिस आँख में ये बीमारी होती है या जिस आँख के लिए ये डिजीज़ होती है उसे बोलते हैं मायोपिक आई। उसे क्या बोलते हैं? मायोपिक आई। ठीक है, डिजीज़ का नाम क्या है? मायोपिया। और जिस ह्यूमन आई में ये डिजीज़ हो रही है उस आई को ना बोलते हैं मायोपिक आई। खैर कोई बात नहीं। अब सपोज वापस से सारा केस बनाता हूँ मैं, सारा सीन क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब बच्चों अच्छा मुझे बताओ, नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए फार पॉइंट कहाँ होना चाहिए? इनफाइनाइट पे होना चाहिए। फार पॉइंट कहाँ होना चाहिए? इनफाइनाइट पे होना चाहिए। सपोज हियर इज लेंस। ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना? ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब बच्चों मान लो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई है ओ पर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है? ओ पर रखी हुई है। ठीक है, अब इनफाइनाइट तो मैं बना नहीं सकता ना, तो सपोज मैंने यहाँ रखी हुई है एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर पे रखी है, या 60 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर जो भी मानो, तो इतनी डिस्टेंस पे मैंने रखी हुई है, बट नियर पॉइंट से ज़्यादा, है ना? वरना नियर पॉइंट वाला केस आ जाएगा। नियर पॉइंट के बाद, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे मैंने ऑब्जेक्ट रखी हुई है। ठीक है, अब अगर नॉर्मल केस होता बच्चों तो क्या सीन बनता? सुनना बात को। अब मायोपिक आई के लिए, मायोपिक आई के लिए, नॉर्मल आई के लिए तो फार पॉइंट कहाँ है? इनफाइनाइट है। ठीक है, उसी तरीके से मायोपिक आई में क्या होता है? ये फार पॉइंट थोड़ा सा आगे आ जाता है। कहाँ आ जाता है? आगे आ जाता है। यानी कि मायोपिक आई में ये जो ऑब्जेक्ट आपको ओ पे दिखाई दे रही है ये थोड़ा सा आगे आ जाती है, ओ डैश। कहाँ आ जाती है? थोड़ा सा आगे आ जाती है। अब आगे आने से क्या प्रॉब्लम होगी सर? आगे आने से ये प्रॉब्लम होगी कि यहाँ से जो लाइट रे निकल रही है बच्चों, अब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से इस तरीके से कुछ लाइट रेज निकली। ओके, ये लाइट रेज निकली टकराने के बाद। अब देखो इन सभी केसेस में ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ बनती है? रेटिना पे बनती है सर। तो हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देती है, ये चीज़ मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? इमेज आई पॉइंट, इमेज रेटिना पे ना बन के रेटिना से थोड़ा सा पहले बन जाती है। इमेज कहाँ बनती है? बननी कहाँ चाहिए? रेटिना पे। अगर रेटिना, बस ये क्लियर चीज़ तो क्लियर है कि अगर इमेज मेरे रेटिना पे बनेगी तो मुझे क्लियर दिखाई देगी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ कहाँ बन रही है? रेटिना, ये रहा आपका रेटिना। इमेज यहाँ बननी चाहिए थी, बन कहाँ रही है? थोड़ा सा आगे।
तो इसकी वजह से आपको ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली बात है क्लियर नहीं दिखाई देगी। अब ये तो होगी मायोपिक आई की डिसीज के प्रॉब्लम क्या है। मायोपिक में प्रॉब्लम ये है कि जो फार पॉइंट है वो थोड़ा सा आगे आ जाता है, इसलिए जो इमेज है वो रेटिना पे ना बन के रेटिना से थोड़ा सा आगे की तरफ बनती है। क्लियर? तो इमेज कहाँ बनती है मायोपिक आई में? इमेज यहाँ लिख देता हूँ, इमेज फॉर्म फॉरवर्ड टू दी रेटिना। इमेज रेटिना से थोड़ा सा आगे की तरफ बनती है। ये केस हुआ मायोपिक आई का। सर इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो बता दी, सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये कुछ इस तरीके से, वापस से वही आपका लेंस है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके सॉल्यूशन के लिए मैं यहाँ पे एक अलग से लेंस लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करूँगा। कॉनकेव लेंस से क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट थी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट थी मेरी, मतलब ये जो फार पॉइंट थोड़ा सा खिसक के आया था, ये ओ पॉइंट, इससे निकलने वाली लाइट रेज, ठीक है, इससे निकलने वाली ये जो लाइट रेज है, पैरेलल वाली तो सीधी पैरेलल यहाँ चली जाएगी। ठीक है, अब ये जो लाइट रेज है ये थोड़ा सा कन्वर्ज होके लेंस के यहाँ टकराएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंस में बड़ा बना देता हूँ। ओके, और इमेज मेरी क्लियर टू क्लियर रेटिना पे बनने स्टार्ट हो जाएगी। ये लो, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि इमेज आपकी कहाँ बनने लग जाएगी, रेटिना पे बनने लग जाएगी। आप क्या लगा दो, कॉनकेव लेंस लगा। कौन सा लेंस लगा दो, कॉनकेव लेंस लगा दो। अब देखो, अगर इसको मैं थोड़ा सा पीछे बनाऊं, अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे बनाऊं तो मुझे कैसे लगेगी, ये इनफाइनाइट से आती है। मान लो मेरी ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये केस है मायोपिया का। क्लियर है? तो मायोपिया की बीमारी क्या है कि इमेज जो है वो रेटिना से थोड़ा सा आगे बनना स्टार्ट होती है। इसका सॉल्यूशन क्या है, आप क्या इस्तेमाल करो, कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करो। वो क्या करेगा, जो रेज है उनको डाइवर्स करके और वापस इमेज कहाँ बनने लग जाएगी, रेटिना पे बनने लग जाएगी। सिंपल सी। देखो, इस केस में आपको दूर की चीज़ें, देखो फार पॉइंट, इसमें प्रॉब्लम किस में है, फार पॉइंट में प्रॉब्लम है, यानी कि जो दूर की चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं दिखाई देती है। सो ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस आर नॉट क्लियर विजिबल। ठीक है, तो इस केस में जो डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नजर नहीं आती, पास वाली जो है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे देखो, अभी जैसे मैंने ये ग्लासेस लगाया है, ये लेंस यूज़ कर रहा हूँ, तो ये जो मैं लेंस यूज़ कर रहा हूँ ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। यानी मुझे जो है दूर की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम है, पास की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आप बच्चे हैं, आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हो, घर वाले बोलते हैं फ़ोन का इस्तेमाल किया तेने आंखें ख़राब कर ली, तो वो रीज़न यही है। अब देखो, फ़ोन चलाते हुए आपको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बोर्ड पर अगर कुछ लिखा हुआ हो तो वो आपको देखने में प्रॉब्लम होती है ना। तो यूजुअली जो यंगस्टर हैं, जो टीनेजर हैं, जो बच्चे हैं, उन सभी में यही प्रॉब्लम होती है कि उनको पास की ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं दिखाई देती। सर हमें तो बोर्ड का वैसे ही कुछ देखने का मन नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि फार या जो डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नज़र नहीं आती, लेकिन पास की ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र आती है। तो इसका नाम है नियर साइडनेस। उल्टा है, नियर साइडनेस मतलब दूर की प्रॉब्लम, फार साइडनेस मतलब पास की प्रॉब्लम। देखो नाम उल्टा है इनका। इसमें होता क्या है कि दूर की ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र नहीं आती, जबकि इसका नाम क्या है, नियर साइडनेस। अब इसमें क्या होने वाला है,
पास की ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र नहीं आएगी, दूर की क्लियर नज़र आएगी, पास की प्रॉब्लम होती। तो इसका नाम क्या रख दिया, फार साइटनेस। तो उसका भी देखते हैं। अब बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब मैं इसमें ज़्यादा कोई वो चेंज करने वाला हूँ नहीं, देखना, ठीक है। सो इसको भी मिटा देता हूँ मैं। हाँ अब ठीक है, ठीक है। अब बच्चों इसमें है क्या सीन, सुन। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। और इसकी आपको जो जिस आंख में डिजीज होगी उसे क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिक आई, ठीक है। अब जो होता क्या है यहाँ पे कि इसका इमेज में, अब देखो पहले तो क्या था, ऑब्जेक्ट की फार पॉइंट थोड़ा सा आगे आ गया, ऑब्जेक्ट का जो फार पॉइंट था वो थोड़ा सा आगे आ गया था, है ना। इस केस में क्या होता है कि जो नियर पॉइंट है वो थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम किसकी है, नियर पॉइंट की, ठीक है। अब मान लो आपका इसमें नियर पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, नियर पॉइंट इज शिफ्ट, नियर पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। अब बच्चों प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो इमेज कहाँ बननी चाहिए थी, रेटिना पे, और रेटिना पे ना बन के कहाँ बनेगी, रेटिना के बाहर, यहाँ कहीं बनेगी रेटिना के बाहर। तो इसमें इमेज कहाँ बनेगी, इमेज फॉर्म एट आउटसाइड द रेटिना, या ऐसा बोल सकते हो बैक साइड ऑफ द रेटिना। तो इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना के पीछे। देखो मायोपिक में क्या हुआ था, रेटिना के आगे बन रही थी, इसमें क्या हो रहा है, रेटिना के पीछे बनेगी। अगर रेटिना के पीछे बनेगी, और देखो जो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो 25 या 25 से कम पे है उसमें प्रॉब्लम है। तो ये जो आपके बुजुर्ग होते हैं वो चश्मा लगा के अखबार या न्यूज़पेपर जब भी पढ़ते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं तो वो चश्मा के बिना नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। जितने भी बुजुर्ग होते हैं या थोड़े एडल्ट हो जाते हैं, जैसे 50 अक्रॉस जो पीपल्स होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि बिना चश्मे के कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी न्यूज़पेपर बुक नहीं रीड कर पाते। उसका रीज़न ये है कि उनका जो नियर पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया है, और नियर पॉइंट शिफ्ट होने से जो उनकी जो इमेज जो रेटिना पे बननी चाहिए वो रेटिना पे ना बन के रेटिना के पीछे बनना स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या हो रहा था, रेटिना के आगे बन रही थी, इसमें रेटिना के पीछे बन रही है। वापस से आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे इमेज कहाँ बनानी है, रेटिना पे। तो आप क्या करो, एक कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करो, आप क्या करो, एक कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करो, ठीक है। अब मान लो आपका जो शिफ्ट हुआ है एन डैश, सॉरी उल्टा कर दिया हमने, जो नियर पॉइंट है मान लो वो यहाँ है, तो आपकी ऑब्जेक्ट आई कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इमेज वापस कहाँ बन जाएगी, इसको पीछे मिलाओगे तो ऐसा लगेगा कि ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। एट नियर जो पास की ऑब्जेक्ट है वो इसमें क्लियर नहीं दिखाई देती, ये सारा कैसे। इसका सॉल्यूशन क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस ले लो, उसकी पावर वगैरह वो आपको निकालना आती है, 1/f इजिकल टू 1/b माइनस 1/e, ठीक है। ये दोनों केस हो गए। तीसरा केस है प्रेसबायोपिया। अब इसमें क्या है, कई जो बुजुर्ग लोग होते हैं बच्चों, उनकी आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है। कैसे होता क्या है कि बच्चों कि बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनकी सिलेरी मसल्स जो होती है ना, जो लेंस को पकड़े हुए रखती है, वो क्या होती है, सिलेरी मसल्स कमज़ोर हो जाती है। अब ऑब्वियसली बात है, सिलेरी मसल्स का काम होता है लेंस की साइज को, लेंस की पावर को कम ज़्यादा करने का। तो अगर सिलेरी मसल्स कमज़ोर हो गई तो लेंस की पावर ऑफ अकोमोडेशन भी कम हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उससे लेंस इफेक्ट हो जाता है।
तो इसमें क्या होगा कि ना तो आपको पास की ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगी, ना ही आपको दूर की ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगी, दोनों प्रॉब्लम। इसीलिए मैंने बोथ लिखा हुआ। इसमें दोनों प्रॉब्लम है, ना तो आपको पास की ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगी, ना आपको कोई दूर की ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगी। ठीक है, तो इसका रीज़न बता चुका हूँ, क्या कि सिलेरी मसल्स का कमजोर होना ड्यू टू वीकनेस ऑफ सिलेरी मसल्स। ड्यू टू वीकनेस ऑफ सिलेरी मसल्स, उससे लेंस इफेक्टेड हो जाता है और उसकी वजह से आपको दोनों ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई पाती है ना। तो होता क्या कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो आपके दादाजी वगैरह हैं, तो उनकी आंखों में कभी देखना आप, तो उनकी आंखों में आपको ना ऐसा जेली जैसा वाटर जैसा जो मटेरियल है वो आंखों के यहाँ पर आइरिस के यहाँ पे जमा होना दिखाएगा आपको। आंखें बिल्कुल ऐसी लगे कि उनकी आंखों में जैसे पानी रखा हुआ, तो उस पानी की वजह से जो है वो एक क्रिस्टल, एक जेली टाइप मटेरियल जो है वो लेंस के आगे जमा हो जाता है। उसकी वजह से सिलेरी मसल्स कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती है, उसे ना तो पास की क्लियर दिखाई देती है, ना दूर की ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देती है। तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है? कोई सोल्यूशन नहीं है, दोनों का कॉम्बाइंड कर दो, यानी कि दोनों लेंसों का कॉम्बिनेशन लगा दो। तो जो आप रेस बायोपिया के लिए जो ग्लासेस बनवाते हो, जो चश्मे बनवाते हो बुजुर्ग लोगों के लिए, उनमें दोनों कॉम्बाइंड होते हैं, उनमें दोनों लेंसेज कंबाइंड होते हैं। ऊपर वाला जो लेंस होता है वो कॉनकेव और नीचे वाला जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसमें जो ऊपर लेंस होता है वो कॉनकेव और जो नीचे वाला लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो इस तरीके से आप दोनों लेंस का कंबाइंड एक चश्मा बनवाते हो, जो बुजुर्ग लोग लगाते हैं ज़्यादातर। तो उनमें उनको प्रॉब्लम क्या होती है? रेस बायोपिया। ठीक है बच्चों, तो ये जो 3 डिसीज थी, अब देखो इस चार्ट का यूज़ बताता हूँ। तीनों पढ़ लिया। अब तीनों पढ़ने के बाद देखो मायोपिया, मायोपिया में नियर साइडनेस, नियर साइडनेस का मतलब दूर की ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देती, अपोजिट करना है, दूर की ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देगी। उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि उसमें कॉनकेव ग्लासेस या कॉनकेव लेंस आप इस्तेमाल करो। दूसरी बोलो हाइपरमेट्रोपिया, उसको बोलते हैं फार साइडनेस। फार साइडनेस का मतलब उसमें पास की ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देती है, तो उसके क्या सॉल्यूशन है? एक कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करो। तीसरी है रेस बायोपिया, उसमें क्या होता है? दोनों प्रॉब्लम होती है, दोनों प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन दोनों सॉल्यूशन, यानी कंबाइंड लेंस लगा दो, कॉनकेव कॉन्वेक्स। क्लियर है? बस ये इतना है। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छे से एक बार पढ़ ली तो उसके बाद ये चार्ट आपको मदद देगा, फिर लिख तो आप बोर्ड में अपनी अकॉर्डिंग लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। तो खैर बच्चों, आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। इसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस में टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पर, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप चाहे उसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ऑल दी बेस्ट। मिलेंगे नए चैप्टर में जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, शब खैर, ऑल दी बेस्ट।